नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सेशन की शुरुआत करेंगे एक सवाल से। सवाल ये था कि इंडस्ट्रियल चेंज में क्या गति थी, किस गति से इंडस्ट्रियल चेंज हुआ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक और सवाल करेंगे, वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो कितना रैपिड था। इसी रैपिडनेस को फिगर आउट करने के लिए हम 4 बेसिक बातों को जानेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 1840 से पहले। 1840 से पहले क्या होता है कि कॉटन जो था प्रोडक्शन का राजा था, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन में होता था उतना ज़्यादा प्रोडक्शन और किसी इंडस्ट्री में किसी सेक्टर में नहीं होता था। फिर 1840 के बाद का दशक आता है और समय बदल जाता है। इंग्लैंड में रेलवे एक्सपेंड करने लगता है, जिस वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बूम आने लगता है। रेलवे बन गया, रेलवे को बनाने के लिए कोचेस चाहिए, कोच बनाने के लिए आयरन और स्टील चाहिए, पटरी बनाने के लिए आयरन और स्टील चाहिए। तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है आयरन और स्टील की। और इसी बढ़ी हुई डिमांड को एक एग्जाम्पल के रूप में हम ये देखते हैं कि 1873 तक ब्रिटेन जो था 77 मिलियन पाउंड की कीमत का आयरन और स्टील पूरे मार्केट में एक्सपोर्ट करने लगा था। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट से हमें पता चलता है दोस्तों कि जो नई नई इंडस्ट्रीज थी उनके लिए अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस कर पाए, यानी कि जो लेबर है यानी मैनुअल लेबर है उसकी जगह फैक्ट्रियों को लेना बहुत भारी पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। 19th सेंचुरी के एंड तक हम क्या देखते हैं कि 80% वर्कफोर्स ऐसी थी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थी, यानी मैनुअल लेबर में अभी भी 80% लोग इन्वॉल्व थे, जबकि सिर्फ 20% लोग ही ऐसे थे जो फैक्ट्रीज में लगे हुए थे और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है दोस्तों कि स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ compete कर पाए। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो पहले सिर्फ और सिर्फ कॉटन तक सीमित थी, अब इसमें छोटे छोटे इन्वेंशन होने लगते हैं और ये जो इंडस्ट्री है अब आगे नए नए सेक्टर्स में कदम रखने लगती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग सेक्टर हो गया, पोट्री हो गया, ग्लास मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग। इन सभी सेक्टर्स में अब ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ये कदम रखने लगती है। इससे क्या होता है कि हर नए सेक्टर में फैक्ट्रीज को मैनुअल लेबर से बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। लास्टली हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी आ गई और टेक्नोलॉजिकल जो चेंज था वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है कि इसमें अचानक से रैपिड इंक्रीज हो गया, नहीं। रीज़न ये था कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी थी। एक तो टेक्नोलॉजी को खरीदना ही बहुत ज़्यादा महंगा था और दूसरा ये कि अगर आपने टेक्नोलॉजी को खरीद भी लिया तो इसका रिपेयर हर साल करवाना पड़ता था, जो बहुत ज़्यादा महंगा काम था। इसी को अवॉइड करने के लिए मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा सावधानी से मशीनों का इस्तेमाल करते थे। उनको डर लगता था कि कहीं ये मशीनें ख़राब ना हो जाएं, लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी ये मशीनें इतनी महान होती थी कि अक्सर ये ख़राब हो जाती थी। मशीनें ख़राब हो गई तो अब इनको रिपेयर भी तो करवाना पड़ेगा और आए साल इनको रिपेयर करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा ये साबित होता जा रहा था। अब इससे एक बात तो साबित हो गई थी, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इनके दिमाग में एक बात बैठ गई थी और वो ये थी कि मशीनों को लेके जो क्लेम किया गया था वो सही नहीं था, यानी जिस तरीके का बखान मशीनों के बारे में किया गया था वो एकदम गलत था। दावे के अकॉर्डिंग ये मशीनें उस लेवल की है ही नहीं। तो ये 4 पॉइंट डिस्कस करने के बाद अगर मैं अब कंक्लूजन ड्राइव करूं तो कंक्लूजन ये निकल के आता है दोस्तों कि जो हमारा वर्क फोर्स था 19वीं सदी में वो मशीन ऑपरेटर नहीं था। इन लोगों को मशीन ऑपरेट करना नहीं आता था। इन लोगों ने तो जो भी स्किल सीखी थी तो वो उनके बाप दादा से सीखी थी, तो इसलिए ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन थे, ये लेबरर थे। इन्होंने कभी मशीनें देखी नहीं थी, इसलिए इनको मशीनें ऑपरेट करना भी नहीं आता था। तो इस वजह से दोस्तों मशीनों को मार्केट में अपनी जगह बनाने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसी मुसीबत में 2 और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, हैंड लेबर और स्टीम पावर के ध्यान में रखते हुए। विक्टोरियन ब्रिटेन की अगर मैं बात करूँ तो 18th 19th सेंचुरी में क्या था दोस्तों, 19th सेंचुरी में
ह्यूमन लेबर की ब्रिटेन में कोई कमी नहीं थी, एक काम करने के लिए आपके पास 10 लोग मौजूद थे। तो जो सिचुएशन आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि जॉब कम है लेकिन जॉब करने वाले लोग ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वही सेम सिचुएशन उस समय ब्रिटेन में थी। तो एक काम करने के लिए जब आपके पास वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा थी तो इसी वर्कफोर्स को ध्यान में रखते हुए आपको वेजेस भी ज़्यादा पे नहीं करने पड़ते थे, इसलिए वेजेस जो थे वो लो थे। अब क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था ह्यूमन लेबर जो सस्ता था, दूसरा ऑप्शन था मशीन जो महंगी थी। तो एज ए प्रोड्यूसर आप किस चीज़ को प्रेफर करोगे, ह्यूमन लेबर जो सस्ता है उसको प्रेफर करोगे या मशीनें जो महंगी है उनको प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स उस समय पे क्या हुआ था कि जो समझदार लोग थे उन्होंने मशीनों को अवॉइड कर दिया और ह्यूमन लेबर को प्रेफर कर दिया। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि क्योंकि ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में था, सस्ता था, अच्छा था, इसलिए जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ह्यूमन लेबर को प्रेफर किया, मशीनों को इग्नोर कर दिया। मशीनों को यहाँ पे बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा। दूसरा कंपटीशन ये था कि सीजनल लेबर, मशीनों के लिए दूसरी प्रॉब्लम सीजनल लेबर लेके आया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे एक सीजन में ही जॉब निकलती थी और पूरा साल उसमें जॉब नहीं निकलती थी। तो मान लीजिए अगर आपकी जॉब 2 महीने के लिए है तो 2 महीने के लिए आप 12 महीने का पैसा क्यों पे करेंगे, बेवकूफ़ी होगी। तो दोस्तों जो सीज़न था, जो उस समय पे पर्टिकुलर जॉब का सीज़न था वो विंटर सीज़न था। विंटर सीज़न में लेबर की डिमांड बूम पे पहुंच जाती थी। उसके बाद अगर विंटर सीजन खत्म हो गया तो फिर जो लेबरर्स होते थे वो वापस से सड़कों पे आ जाते थे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करता था सीजन के हिसाब से, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों को एम्प्लॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैंड लेबर का सहारा लिया। उनको ज़्यादा बेटर ये लगा कि हम लोगों को अगर जॉब देंगे तो हमें सिर्फ 2 महीने की पगार देनी पड़ेगी, पूरे साल की पगार हमें नहीं देनी पड़ेगी। तो यानी मशीनों के मेंटेनेंस पे हमें फालतू का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन में 18th और 19th सेंचुरी में मशीनों को हर फील्ड में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक कंपैरिजन के रूप में हम यहाँ पे मशीन मेड गुड्स वर्सेस हैंडमेड गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। मशीन मेड गुड्स जो है बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं होती हैं जिस लेवल के हैंडमेड गुड्स होते हैं। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जो हाथ से बना हुआ सामान होता है बहुत महंगा होता है, क्वालिटी बेस्ट होती है और वो सामान बहुत महंगा होता है, जबकि मशीन मेड गुड्स जो है वो सस्ता होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती है। मशीनों से जो सामान बनाया जाता है वो बहुत बड़ी मार्केट के लिए बनाया जाता है। उस समय पे बहुत बड़ी मार्केट क्या थी, कॉलोनीज थी। जो गुलाम बनाए गए देश थे उन देशों में रहने वाले जो लोग थे वो लोग बनाते थे इतनी बड़ी मार्केट। तो मशीनों में जो सामान बनता था इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के लिए बनाया जाता था। ये जो सामान था एक ही प्रकार का होता था, एक ही स्टैंडर्ड का होता था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको कोई बोतल बनानी है और पूरी दुनिया में आपको वो बोतल एक्सपोर्ट करनी है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उतनी ही मात्रा में उतनी ही बड़ी बोतल बनाई जाएगी, ना थोड़ी सी भी कम ना थोड़ी सी भी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो मशीनों का जो सामान होता था वो एक बहुत बड़ी मार्केट के लिए बनाया जाता था और वो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता था। लेकिन अगर हम हैंडमेड सामान की बात करें, हैंडमेड सामान जो था एरिस्टोक्रेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एरिस्टोक्रेट सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड थिंग्स को ही प्रेफर करते थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, जो इलाइट क्लास के लोग थे, उनको मशीनों का सामान पसंद नहीं आता था। वो महंगा सामान खरीदते थे और वो हैंडमेड सामान खरीदते थे। हैंडमेड सामान सिंबलाइज करता था रिफाइनमेंट को और इनकी एक अलग ही क्लास होती थी और होती है और होती रहेगी। हैंडमेड जो सामान होते हैं ये बेटर फिनिश्ड होते हैं, इंडिविजुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन पे जो डिज़ाइन होता है वो बहुत केयरफुली बनाया जाता है। हर एक छोटे से छोटा हैंडमेड सामान बनाने के लिए उतना ही ध्यान, मेहनत और लगन लगाई जाती है जितना किसी और सामान में यानी मशीन मेड गुड्स में नहीं होता है। तो दोस्तों ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में वर्कफोर्स की कमी तो थी नहीं, इसलिए ब्रिटेन में हैंडमेड गुड्स ज़्यादा चलता था। जबकि अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, इस वजह से अमेरिका में मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और इसीलिए अगर हम दोनों में कंपेरिजन करें तो ब्रिटेन का जो सामान था हैंडमेड था, इसलिए बेस्ट क्वालिटी का था।
अमेरिका का जो सामान था वो मशीनों से बना हुआ था, इसलिए उसकी क्वालिटी जो थी वो एवरेज थी। ठीक है, अब अगर हम वर्कर्स की ज़िंदगी की बात करें तो वापस से अमेरिका से निकल के हम ब्रिटेन में आते हैं। ब्रिटेन में हम विलेजेस की बात करेंगे। तो विलेजेस में आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत लेवल का था, तो इस कंपटीशन की वजह से कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पाती थी। तो जिनको जॉब नहीं मिल पाती थी वो अब मूव करने लगे थे शहरों की तरफ। जब वो शहरों में जाते थे तो शहरों में जॉब ढूंढना उनके लिए आसान काम नहीं होता था। जॉब सिर्फ उनको मिलती थी जिनके पास अप्रोच होती थी, यानी अगर किसी का दोस्त या रिलेटिव अप्रोच लगा दे तो उसको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सारे जॉब सीकर ऐसे होते थे जिनको एक छोटी सी जॉब पाने के लिए भी हफ्तों हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। ब्रिज के नीचे शेल्टर लेना पड़ता था, शेल्टर होम में रहते थे, कभी कभी तो बिना खाए ही सो जाते थे। तो बहुत बुरी सिचुएशन थी, गाँव में भी बुरी सिचुएशन थी और शहरों में भी बुरी सिचुएशन थी। अब एक और सिचुएशन ये थी कि सीजनल वर्क यानी सीजनल जॉब्स। अब मान लीजिए दोस्तों कि गांव में और शहरों में सीज़न ख़त्म हो गया, बिजी सीज़न ख़त्म हो गया, तो अब पुअर जो थे दोबारा से स्ट्रीट पे आ जाते थे। अब कुछ लोग तो जब सीज़न ही ख़त्म हो गया तो शहरों में रह के क्या करेंगे, तो वो वापस से गांव में चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग अब शहरों में ही रह करके और जॉब्स की तलाश करने लगते थे, यानी ऐसी जॉब्स जिनके लिए वो लोग सूटेबल नहीं हैं और ऐसी जॉब्स इनके लिए मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इस वजह से हम ये देखते हैं दोस्तों कि जो श्रमिकों का जीवन था वो न सिर्फ गाँव में बल्कि शहरों में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद दोस्तों बारी आती है 19वीं सदी की। 19th सेंचुरी में श्रमिकों की ज़िंदगी में थोड़ा सा सुधार होता है। सुधार ये होता है कि जो वेजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, श्रमिकों की जो कीमत होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये जो कीमत है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, छोटी सी खुशी है, ये खुशी मिल जाती है, लेकिन इस खुशी में ग्रहण लगाया जाता है एवरेज डेली इनकम निकालने के तरीके से। श्रमिकों की एवरेज डेली इनकम निकाली जाती थी इस बेसिस पे कि उन्होंने पूरे साल में कितने दिन काम किया है, यानी कि एक साल में जितने दिन उन्होंने जॉब की है उसी के अकॉर्डिंग उनको एवरेज डेली इनकम मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यदि कोई श्रमिक एक दिन भी छुट्टी करता था तो उसका सीधा सीधा असर उसकी एवरेज डेली इनकम पे पड़ जाता था। फिर आता है मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में भयंकर गरीबी में 10% अर्बन पॉपुलेशन रह रही होती है। एक तो गरीबी, ऊपर से कंगाली में आटा गीला वाली सिचुएशन हो जाती है जब इकोनॉमिक डाउनफॉल आ जाता है। अब क्या होती है, लोगों को उनकी नौकरियों से निकाला जाने लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के 35% से 75% तक पहुंच जाती है, यानी कि जो बेरोजगार है वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का एक डर ये होता है कि लोगों को लगता है कि अगर मशीनें आ जाएगी तो उनसे उनकी नौकरी छिन जाएगी। इसी वजह से जो लोग थे मिड 19th सेंचुरी में मशीनों से उन्होंने अपनी दुश्मनी कर ली थी। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्जांपल है स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से। जैसे ही वूलन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होता है, इस आविष्कार की वजह से वो महिलाएं जो हाथों से हैंड स्पिनिंग कर रही होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो जॉब नहीं होती, तो जो बची कुची जॉब होती है कई सारी जॉब को ये मशीनें खा जाती हैं। तो इस वजह से इन महिलाओं ने क्या किया, इन मशीनों से दुश्मनी कर ली और इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। यह जो अटैक था बहुत लंबे समय तक जारी रहा। ठीक है, बहुत लंबे समय तक महिलाओं ने मशीनों को अपना दुश्मन समझा और इन मशीनों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। 1840 आता है, उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन में चेंज आता है। बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाई हो जाती है जिस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बढ़ जाती है शहरों में। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है और अगले 30 साल तक डबल की भी डबल हो जाती है, यानी रैपिडली जॉब बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 2 सेशन खत्म हो जाते हैं। अगला जो सेशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे कल। आई होप आप सभी को आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।